Good morning, all of you. Jai Swaminarayan. I am Mrs. Chotalia from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Part Gandhinagar, representing this session for subject design of AC machine, Sem 7 electrical, in which we already started the unit 2 design of single phase induction motor. Here we already discussed the basic concept regarding the design of single phase induction motor, in which we already discussed the main dimension for single phase induction motor, and we also started design for stator. Clear? Now the remaining portion for the stator design which are discussed right now. So उसमें हमने प्रीवियसली जो टॉपिक हमने बाकी रखा था वो था स्टेटर कोर के लिए, उसका इक्वेशन बनता है फॉर द स्टेटर कोर। तो उसके फ्लक्स के बारे में हम बात करें कि कोर का फ्लक्स कितना होगा, तो क्या आपका जितना भी मैक्सिमम फ्लक्स है डिवाइड बाय 2 या फिर 5m डिवाइड बाय 2। ओके, सो यहाँ पे उसके ऊपर से फ्लक्स डेंसिटी इन द स्टेटर कोर, उसे हम डिनोट करेंगे सी एस सफिक्स से, जो कि कोर फॉर दी स्टेटर, सो दैट यहाँ पे सी एस सफिक्स दिया जाएगा। क्लियर? ओके, सो इक्वेशन क्या बनता है, 5m या फिर फ्लक्स डेंसिटी फॉर द स्टेटर कोर इज इक्वल टू 5m डिवाइड बाय 2 इंटू लेंथ ऑफ आयन पाथ। ये एल आई क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ ऑफ आयन पाथ। ओके, एंड डी सी एस, जो कि डी रिप्रेजेंट करता है डेप्थ को, तो यहाँ पे डी मीन्स डेप्थ फॉर द स्टेटर कोर एंड एल आई मीन्स लेंथ फॉर द आयन पाथ। क्लियर? तो अल्टीमेटली ये क्या हुआ, एरिया, क्योंकि L इंटू डी, या फिर यहाँ पे कोई जगह पे विथ भी हो सकती है, अगर वो सर्कुलर पाथ नहीं है तो वहाँ पे स्क्वायर फॉर्म होगा, तो उस टाइम पे यहाँ पे आपका एरिया कैसा रहेगा, लेंथ इंटू इट्स ब्रेथ, बट इन सर्कुलर पाथ दैट शुड बी डेप्थ। क्लियर? तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि भाई आपका डी जो भी है और लेंथ, यानी कि लेंथ और डायमीटर सॉरी डेप्थ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो अल्टीमेटली आपको एक एरिया देता है, एरिया फॉर द कोर ऑफ द स्टेटर। तो अल्टीमेटली ये इक्वेशन किसका हुआ, फ्लक्स डेंसिटी का, जो भी है फाई इज इक्वल टू बी ए, जो हमें ऑलरेडी पता है फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, सॉरी हाँ। तो यहाँ पे जो भी बी इंटू ए है, यहाँ पे उसको हमने सब्जेक्ट बनाया है कि भाई हमारी फ्लक्स डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम फ्लक्स डिवाइड बाय इट्स एरिया, क्योंकि यहाँ पे एरिया क्या हुआ, लेंथ ऑफ आयन पाथ एंड डेप्थ फॉर द स्टेटर कोर। तो आपको स्टेटर कोर का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट इक्वेशन इज लेंथ फॉर मीन टर्म, जो कि हम उसका सफिक्स जानते हैं एम टी, मीन टर्म, एंड एल रिप्रेजेंट्स द लेंथ, so LMT means length for the mean term, and its equation should be 8.4 multiplied by d plus d, ये क्या है, diameter of the stator bore। स्मॉल d क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर हमें नहीं पता है तो उसके सफिक्स को स्टडी करेंगे, सॉरी हाँ, तो उसका सफिक्स क्या है, एस एस, स्टेटर स्लॉट्स। क्लियर? ओके, सो यहाँ पे आपको लेंथ इज इक्वल टू 8.4 इंटू डी, जो कि डायमीटर, प्लस डी एस एस डिवाइड बाई एस एस स्टेटर स्लॉट्स। क्लियर? ओके, यहाँ पे डायमीटर फॉर दी स्लॉट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स मल्टीप्लाई बाई स्लॉट स्पान प्लस 2 इंटू एल। क्लियर? लेंथ फॉर दी स्टेटर बोर। तो ये इक्वेशन हुआ लेंथ फॉर दी मेन टर्म का। क्लियर? ओके, सो यहाँ पे आपकी स्टेटर की साइड जो भी मेन कंपोनेंट्स है उसका डिस्कशन हुआ।
नाउ नेक्स्ट थिंग इज फॉर द स्टेटर, सॉरी, हाँ, नेक्स्ट थिंग फॉर द स्टेटस इज दैट रेजिस्टेंस फॉर द मेन वाइंडिंग। तो रेजिस्टेंस के लिए अगर हम इक्वेशन की बात करें, आर का इक्वेशन क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। क्लियर, जहाँ पे रो क्या रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टिविटी, एल लेंथ और ए एरिया। नाउ वी आर डिस्कसिंग द रेजिस्टेंस फॉर द स्टेटर या फिर स्टेटर वाइंडिंग या फिर मेन वाइंडिंग, क्योंकि उसे हम मेन वाइंडिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है तो आपके दो वाइंडिंग बनेंगे, मेन एंड ऑक्सिलरी। जो कि मेन है वो आपका स्टेटर रिप्रेजेंट करेगा, ऑक्सिलरी आपका रोटर रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर, तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं तो उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो अगर हम स्टेटर साइड रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहे तो वो क्या इक्वेशन बनता है, आर ऑफ एस, उसका सफिक्स बनेगा आर ऑफ एस, उसे डिनोट करेंगे रो, जो कि रो तो कांस्टेंट है, तो रेजिस्टिविटी फॉर द पर्टिकुलर मटेरियल, ओके, एंड एल एम टी जो कि लेंथ फॉर मीन टर्म। किसके लिए हम बात चल रही है, स्टेटर साइड। क्लियर, यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार नज़र में रखने के लिए आप उसका हेडिंग पहले ही साफ लिख दो कि ये स्टेटर की बात चल रही है। तो यहाँ पे एल एम टी जो कि लेंथ फॉर मीन टर्म फॉर द स्टेटर डिवाइड बाय इट्स एरिया, एरिया किसका, एरिया फॉर द क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेटर कंडक्टर। क्लियर, ओके, तो ये आपका रेजिस्टेंस हुआ एक आपका जो भी टर्न बनता है उसके लिए। लेकिन हमारा पूरा जो भी स्टेटर है उसके अंदर तो ऐसे काफ़ी सारे टर्न्स होंगे, जो हमें पता है कि स्टेटर नंबर ऑफ टर्न्स की कैसे फाइंड करेंगे, जो हमने लास्ट लेक्चर में ही हमने उसे स्टडी किया है, टर्न्स का इक्वेशन। तो वही जो भी टर्न्स आपको मिलते हैं कैलकुलेट करने के बाद कि भाई इतने टर्न्स होंगे, तो उसी टर्न्स के इक्वेशन के ऊपर से आपको ये एक टर्न का हुआ, ऐसे बहुत सारे टर्न्स आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। तो ऐसे जितने भी टर्न्स बनते हैं उन सब को आप एक साथ कंबाइन करोगे तो आपका टोटल स्टेटर का रेजिस्टेंस मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एक टर्न का जो भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस मिला है उसे नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, टोटल रेजिस्टेंस फॉर दी स्टेटर साइड या फिर मेन वाइंडिंग। तो इक्वेशन क्या हुआ, आर ऑफ एस इज इक्वल टू रो एल एम टी डिवाइड बाई ए इंटू नंबर ऑफ टर्न्स एंड यूनिट फॉर द रेजिस्टेंस इज ओहम। क्लियर, ओके, सो यहाँ पे पर्टिकुलर सारी चीज़ों को डिनोट भी किया है कि भाई रो क्या रिप्रेजेंट करता है, द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल, जो कि कितनी होती है 0.021 ओहम पर मीटर पर मिलीमीटर स्क्वायर एट 75 डिग्री सेल्सियस फॉर दी कॉपर। फॉर इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बता दूं कि 0.017 ओहम पर मीटर पर मिलीमीटर स्क्वायर एट 75 डिग्री सेल्सियस फॉर दी एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे आपका जो भी कंडक्टिंग मटेरियल है उसमें से कौन सा यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर से आपकी रेजिस्टिविटी जो भी पर्टिकुलर मटेरियल के हिसाब से अलग अलग या फिर डिफरेंट होती है, तो उसके ऊपर से हमें फाइंड कर सकते हैं। लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं है ये, क्योंकि एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं या फिर हमें याद भी रख सकते हैं। उसका टेबल भी आपको डिज़ाइन का जो भी मैग्नेटिक मटेरियल वाला चैप्टर आपकी डिज़ाइन की रेफरेंस बुक एक सावनी के अंदर आपको मिल जाएगा कि रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल्स एट सर्टेन टेम्परेचर्स। तो अगर आपको रेफरेंस के लिए चाहिए तो आप ले सकते हैं, लेकिन उसकी हमें कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको फॉर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू बता दूँ। क्लियर, फिर एल एम टी जो भी सफिक्स है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ फॉर मेन टर्म, देन आफ्टर आता है एरिया, एरिया फॉर दी क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टेटर कंडक्टर, एन टी जो कि टर्न्स फॉर द स्टेटर। क्लियर, ओके, सो ये इक्वेशन आपका हुआ रेजिस्टेंस फॉर द स्टेटर और अ मेन वाइंडिंग। क्लियर, तो यहाँ पे हमने हमारी स्टेटर डिजाइन पूरी कंप्लीट की है, स्टेटर डिजाइन इज completed। क्लियर, स्टेटर डिजाइन कंप्लीट, ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ द न्यू सेशन फॉर द रोटर डिजाइन। क्लियर, जो कि है यहाँ पे मैंने मेंशन कर ही दिया है कि भाई रोटर डिजाइन में हम क्या क्या स्टडी करेंगे। सो कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक पे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोटर डिज़ाइन। क्योंकि स्टेटर डिज़ाइन हमने डिस्कस किया तो उसके अंदर हमने काफ़ी चीज़ें
जैसे कि टर्न्स थे या फिर एरिया था, फिर उसके साथ हमने इसके जो भी फ्लक्स डेंसिटी फॉर द कोर एज वेल एज स्लॉट्स, देन आफ्टर उसका रेजिस्टेंस, ऐसे सारे पैरामीटर्स को हमने स्टडी किया। उसी तरह रोटर डिज़ाइन के जितने भी पैरामीटर्स हैं हम उसे भी स्टडी करेंगे। तो उसके लिए आपको कितने पैरामीटर्स रहेंगे जो कि डिस्कस करने होंगे, तो वो बनेगा नंबर ऑफ रोटर स्लॉट्स, देन आफ्टर एरिया फॉर दैट रोटर बार, देन आफ्टर द एरिया फॉर द एंड रिंग या फिर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द एंड रिंग, क्योंकि रोटर डिज़ाइन के साथ ही हमें एंड रिंग डिज़ाइन करनी होती है। क्लियर? ओके। देन आफ्टर जैसे हमने मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस किया वैसे ही यहाँ पे रोटर का रेजिस्टेंस करेंगे। देन आफ्टर फ्लक्स डेंसिटी फॉर रोटर पार्ट्स, पर्टिकुलरली रोटर टीथ एज वेल एज रोटर कोर। तो आप इसे दोनों को कंबाइन भी लिख सकते हो कि फ्लक्स डेंसिटी फॉर रोटर टीथ एंड रोटर कोर। क्लियर? ओके। जो कि हमने प्रीवियस केस में किया था वैसा ही है कि भाई यहाँ पे आपको स्टेटर की डिज़ाइन है, वैसे ही यहाँ पे रोटर की डिज़ाइन है। तो कुछ आपको ज़्यादा हेक्टिक हो या फिर आपको बिल्कुल पता ना चले ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सो हम इसमें टर्न बाय टर्न आपको प्रेजेंटेशन में या फिर हमारे इस सेशन में एक्सप्लेन करते जाएंगे कि भाई इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कैसे कैसे कवर किए जाते हैं। क्लियर? ओके। सो लेटर स्टार्ट द न्यू टॉपिक, रोटर डिज़ाइन। ओके। तो हमारा पहला पोर्शन या फिर पहला पैरामीटर जो बनता है आपका लेंथ फॉर द एयर गैप लेंथ। तो एयर गैप लेंथ का इक्वेशन क्या बनता है? जो बनता है 0.007 इंटू रोटर डायामीटर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ पी, जो कि नंबर ऑफ पोल्स रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो एयर गैप लेंथ का इक्वेशन आपको कोई भी रेफरेंस बुक में देखोगे तो भी आपको डायरेक्टली इक्वेशन ही दिए हुए होंगे। तो इसमें कोई आपको कुछ थियोरी सेशन या फिर ऐसी कोई चीज़ें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि भाई इतने पैरामीटर्स आपको मेंशन करने हैं। पर्टिकुलरली रोटर डिज़ाइन 7 मार्क का जो क्वेश्चन पूछे तो आपको पहले मेंशन करना है कि हम इतने पैरामीटर्स की डिज़ाइन करेंगे, और पर्टिकुलर एक एक जो भी पैरामीटर है उसके लिए आपको जो भी इक्वेशन बनते उससे आपको डिस्कस करना है या फिर उसे आपको एक्सप्लेन करना है। लेकिन यहाँ पे मैंने प्रेजेंटेशन में मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो आपको लिखनी भी है। जैसे कि यहाँ पे जो भी नोमेनक्लेचर है कि अंडर रूट ऑफ पी, जो कि पी क्या रिप्रेजेंट करता है, या फिर जो प्रीवियस आपका जो भी एक मतलब इक्वेशन था तो उसके अंदर हमने जो देखा था कि भाई ये पैरामीटर या फिर बी सी एस जो है तो वो क्या बताता है, फ्लक्स डेंसिटी फॉर सी एस, मतलब कि कोर फॉर दी स्टेटर। तो ऐसे सारे नोमेनक्लेचर भी आपको एक साथ ही डिस्कस करने हैं कि भाई इसके इक्वेशन में हमने इतनी टर्म्स यूज़ की है, इन सारी टर्म्स का ये नाम या फिर इसकी ये वैल्यू है, या फिर यूनिट भी साथ में कोई पैरामीटर हो तो उसके यूनिट भी आपको रिप्रेजेंट करने या फिर बताने हैं। तो अगर ये चीज़ आपको ऐसे नहीं करनी है तो आपको एक दूसरा रास्ता भी ये भी है कि आप जितने भी नोमेनक्लेचर है वो एक साथ ही आप डिस्कस कर लो। लेकिन बेटर है कि इक्वेशन के साथ साथ आप डिस्कस करोगे तो आपके लिए इजी रहेगा कि कौन सा टर्मिनोलॉजी कहाँ पे यूज़ किया। लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है कि आपको वो 2 बार लिखने पड़ेंगे, क्योंकि कोई जो भी आपके पैरामीटर्स है तो कोई रिपीट भी होता होगा तो आपको 2-3 बार रिप्रेजेंट भी करना पड़ सकता है। इट्स डिपेंड्स ऑन योर चॉइसेस एंड हाउ मच टाइम यू हैव टू कंप्लीट योर पेपर। आपके पेपर में काफ़ी टाइम आपके पास पड़ा ही है तो आप ये भी कर सकते हो। अगर कम टाइम में ज़्यादा रिप्रेजेंट करना है और आपके पास बहुत समय की अवधि बहुत कम है तो आपको उसे रिप्रेजेंट करने के लिए शॉर्ट टर्म में ज़्यादा बताना हो तो आप सारे टर्मिनोलॉजी की एक साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो कि इक्वेशन लिखने के बाद आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है? देन आफ्टर तो ये चीज़ हुई, मैंने थोड़ा ये क्वेश्चन और इसके बारे में भी साथ में इसलिए बता रहा हूँ कि इट्स सर्टेन जीटीयू के एग्ज़ाम के टाइम पे आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ आता नहीं है या पता नहीं है। आपको आता भी होगा, पता भी होगा कि भाई मुझे इतना लिखना है। तो उस टाइम पे टाइम मैनेजमेंट जो कि पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो उसका भी आपको थोड़ा नॉलेज होना ज़रूरी है। इसलिए बीच में ये बात याद आ गई तो मैंने अभी रिप्रेजेंट कर दी। सो लेट अस डिस्कस दी नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ एरिया फॉर दी रोटर बार। क्लियर? ओके। सो लेट अस स्टार्ट विथ दी रोटर बार। हाँ, तो रोटर बार का इक्वेशन क्या बनता है कि भाई टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया कितना बनता है, एस आर इंटू ए बी। तो यहाँ पे
एस आर स्लॉट्स फॉर दी रोटर, क्लियर, एंड ए बी जो कि एरिया फॉर दी ईच बार, क्लियर। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर दी बार इज एस आर इंटू ए बी, एंड रेशियो फॉर ए आर टू ए, मतलब कि रोटर बार टू मेन वाइंडिंग या फिर मेन आपका जो भी कंडक्टिंग मटेरियल या कि स्टेटर भी आप ले सकते हो, तो उसके लिए बनता है 0.5 टू 0.8, क्लियर। मतलब कि रोटर टू स्टेटर एरिया का रेशियो आपका कितना बना, 0.05 टू 0.5 टू 0.8, सॉरी, हाँ, ओके। ना नेक्स्ट पॉइंट जो कि आपका रोटर डिजाइन के साथ ही डिस्कस करने वाला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है एंड रिंग, जो कि हमें प्रीवियसली भी पता था। इसी केस में भी मैं आपको साथ में बता दूं, तो एरिया फॉर दी एंड रिंग, तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनता है, आई ई जो कि एरिया है उसका इक्वेशन क्या है, एरिया फॉर दी एंड रिंग। तो उसके लिए करंट सबसे पहले डिफाइन करेंगे, क्योंकि हम कोई भी एरिया जब नॉर्मली डिफाइन करते हैं तो उसे हम करंट डेंसिटी के बेसिस पे ही करते हैं। तो उसके लिए आपको उसका करंट पता होना चाहिए, जो कि हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर के टाइम पे भी ये चीज़ की थी, वही चीज़ हम सिंगल फेज के केस में करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे एंड रिंग का जो भी करंट है वो कितना बनता है, एस आर आई बी अपॉन पाई इंटू पी, क्लियर। आई बी, बी क्या रिप्रेजेंट करता है, बार करंट, जो कि आप सिंगल फेज के साथ साथ 3 फेज इंडक्शन मोटर की डिज़ाइन को भी कंपेयर करते रहेंगे, तो ये चीज़ आपको थोड़ी इजीली याद रहेगी। तो यहाँ पे एस आर आई बी जो कि बार करंट की बात है, डिवाइड बाई पाई इंटू पी। नाउ दैट एरिया फॉर द एंट्रिंग किसके ऊपर से मिलेगा, करंट डेंसिटी के ऊपर से। आई इज इक्वल टू डेल्टा इंटू ए, जो कि डेल्टा यहाँ पे क्या होता है, आई इज इक्वल टू डेल्टा इंटू ए। तो यहाँ पे डेल्टा रिप्रेजेंट करता है आपका करंट डेंसिटी, और ए जो कि एरिया है, आई जो कि आपका करंट है। तो करंट डेंसिटी के इक्वेशन में आई इज इक्वल टू डेल्टा इंटू ए, तो उसके ऊपर से आपको एंड रिंग का एरिया मिल जाएगा, क्लियर, सॉरी, हाँ। तो ये आपका एरिया फॉर द एंड रिंग होगा, क्लियर। नाउ फॉर अ पर्टिकुलर बार व्हाट इज द एरिया, जो कि एंड रिंग के लिए किया वही चीज़ हम बार के लिए करेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन बनता है ए बी इज इक्वल टू आई बी अपॉन डेल बी, जो कि ये भी प्रीवियस केस के जैसा ही हुआ बिल्कुल। तो इसके ऊपर से हमारा एंड रिंग करंट कितना था, जो कि हमने यहाँ पे जो भी डिसाइड किया था वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, या फिर आपको फिर से मैं अलग कलर से रिप्रेजेंट कर दूँ, तो वो बनता है आपका आई ई विल बी रिप्लेस्ड ईयर। तो ये बनता है एस आर आई बी अपॉन पाई पी इंटू डेल्टा आई, क्लियर, ओके। सो यहाँ पे आई बी जो कि आपका बार करंट है उसका इक्वेशन क्या बनेगा, डेल्टा इंटू ए सफिक्स ऑफ बी, मतलब कि डेल बी इंटू ए बी। तो इसे हम यहाँ पे रख देते डेल बी अपॉन ए बी, जो ये रिप्रेजेंट करता है आपका आई बी। यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया आई, तो मतलब कि दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे रख दे, तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में हम अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये बनेगा 0.32 डिवाइड बाई पी इंटू एरिया फॉर दी रोटर, क्लियर। जो हमने प्रीवियस केस में अभी हमने डिस्कस किया था कि भाई कॉपर के लिए आपका जो भी एरिया है उसका रेशियो क्या बनता है, वो बनता है 0.5 टू 0.8। तो उसी हिसाब से यहाँ पे हमने वो वैल्यू ली है, उसका ही सिंप्लीफिकेशन किया है, तो उसके ऊपर से एरिया आपको मिलता है 0.32 एरिया फॉर द रोटर बार डिवाइड बाय पी इंटू डेल बी डिवाइड बाय डेल ई, क्लियर, जो कि करंट डेंसिटी फॉर द एंड रिंग एंड करंट डेंसिटी फॉर द रोटर बार, क्लियर, ओके। सो ये बात हुई एरिया फॉर द एंड रिंग की। नाउ नेक्स्ट पॉइंट विच इज रोटर टीथ एंड रोटर
कोर। सो रोटर टीथ का इक्वेशन क्या बनता है कि फ्लक्स डेंसिटी इन दी रोटर टीथ। तो उसके लिए इक्वेशन बनेगा 5m डिवाइड बाई SR डिवाइड बाई P, जो कि रोटर स्लॉट्स डिवाइड बाई P इंटू लेंथ ऑफ T, जो कि आपके टीथ की बात चल रही है। देन आफ्टर WTR रोटर टीथ, सो लेंथ फॉर टीथ एंड ये है विथ फॉर दी रोटर टीथ। यहाँ पे TS होगा तो क्या होता, स्टेटर टीथ, जो कि ये इक्वेशन स्टेटर की डिज़ाइन में हमने जो डिस्कस किया था उसके जैसा ही है। तो ये इक्वेशन में आपको कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इक्वेशन कैसा बनता है वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर? जो कि स्टेटर और रोटर टीथ दोनों के इक्वेशन ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन सिर्फ आपको सफिक्स का चेंज है, जो आपको कुछ याद रखने में कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। देन आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट या फिर नेक्स्ट पैरामीटर वो बनता है रोटर कोर, जो कि कोर फॉर दी रोटर सफिक्स, और बात चल रही है फ्लक्स डेंसिटी की, सो सफिक्स इज बी ऑफ CR, जो कि कोर फॉर दी रोटर। इक्वेशन उसका बनता है 5m डिवाइड बाई 2 इंटू LI इंटू DCR, जो कि प्रीवियस केस में था। सेम उसी तरह वही चीज़ यहाँ पे करेंगे कि लेंथ फॉर आयन पाथ DCR, डेप्थ फॉर दी रोटर कोर, जो कि अभी मैंने रिसेंटली इसी सेशन में स्टार्टिंग में मैंने ये चीज़ बताई थी। स्टेटर कोर को डिज़ाइन करते थे उस टाइम पे कि भाई क्या चीज़ होती है कि CR या फिर CS, कोर फॉर दी स्टेटर, कोर फॉर दी रोटर, एंड लेंथ इंटू डेप्थ इज इक्वल टू एरिया। सो फ्लक्स डेंसिटी फाई इज इक्वल टू BM इंटू AI, जो कि आपका आयन पाथ का जो भी इक्वेशन है, और फ्लक्स डेंसिटी जो भी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है उसकी बात हुई। तो यही इक्वेशन जो हमने डिसाइड किया था वही वैल्यू हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट की है। तो ये चीज़ हुई आपके रोटर कोर के इक्वेशन के बारे में। क्लियर? ओके। नेक्स्ट पॉइंट जो भी है वो है आपका मेन वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले हम आज के लेक्चर या फिर आज के सेशन का शॉर्ट में एक रिवीजन कर लेते हैं, और आज का आपका असाइनमेंट वर्क या फिर आपका जो भी वर्कशीट का जो भी वर्क है उसे हम बता देते हैं। क्लियर? तो आज हमने कौन कौन से टॉपिक स्टार्ट किए थे? तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था स्टेटर कोर। देन आफ्टर स्टेटर कोर उसके अंदर आपको दोनों इक्वेशन और सारे नोमेनक्लेचर। देन आफ्टर लेंथ फॉर मीन टर्म। क्लियर? ओके। देन आफ्टर resistance for the main winding. So stator design is completed. Then after next question is rotor design. तो उसके अंदर कितने पैरामीटर्स आते हैं वो सारे हमने पहले मेंशन किए। तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, और पूरा जो भी रोटर डिजाइन का इक्वेशन है 7 मार्क का वो भी हो सकता है। देन आफ्टर उसका जो सब पार्ट्स या फिर जितने मेन पैरामीटर्स थे कि हम इसे डिस्कस करेंगे, तो वो है आपके length of air gap, area for the rotor bar, then after area of the end ring, as well as rotor teeth and rotor core. So कि rotor resistance अभी हमने बाकी रखा है। क्लियर? ओके। सो सबसे पहले हम असाइनमेंट क्वेश्चन की बात कर ले। तो असाइनमेंट क्वेश्चन में आपको जो लास्ट लेक्चर में आधा हमने टॉपिक रखा था उसको हम कंप्लीट करेंगे। मतलब कि आज के लिए आपके असाइनमेंट क्वेश्चन बनेगा कि डिजाइन ऑफ स्टेटर फॉर दी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दूं। असाइनमेंट क्वेश्चन 1 फॉर टुडे इज स्टेटर डिजाइन फॉर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सेकंड क्वेश्चन फॉर दी असाइनमेंट इज रोटर डिजाइन ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। दोनों 7 मार्क के क्वेश्चन है, जिसमें जितने भी पैरामीटर्स आते हैं उसे एक साथ पहले आपको ऐसे मेंशन करना है, स्टेटर में और रोटर में दोनों में। जो कि हमारा ये सेशन है उसमें भी हमने ऐसे ही किया है कि स्टेटर डिज़ाइन के अंदर आपको सारे एक साथ पहले नोमेनक्लेचर या फिर जो भी वो चीज़ें हैं उन सबको एक साथ मेंशन करना है। देन आफ्टर हर एक पैरामीटर या फिर टर्मिनोलॉजी को डिस्क्राइब करना है कि उसका इक्वेशन ये होता है, उसे हम ऐसे ऑब्टेंड करते हैं। क्लियर?
तो ऐसे आपको सारे स्टेटर के जो भी टर्मिनोलॉजी है उन सबको डिराइव करना है। क्लियर? देन आफ्टर नेक्स्ट पोर्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका था वो था रोटर डिजाइन, तो उसके अंदर भी सारे पैरामीटर्स लिखने हैं और उन सबके इक्वेशंस। क्लियर? तो ये बात हुई आपके असाइनमेंट क्वेश्चन की। साथ में ही मैं आपको वर्कशीट क्वेश्चन बता दूं, तो वर्कशीट क्वेश्चन में आपको, आज हमने स्टेटर कोर से स्टार्ट किया था, तो इक्वेशन फॉर दी स्टेटर कोर जो वर्कशीट के क्वेश्चन है उसको एक साथ में रिप्रेजेंट करता हूँ। वर्कशीट क्वेश्चन फॉर टुडे इज इक्वेशन फॉर स्टेटर कोर, इक्वेशन फॉर द लेंथ ऑफ मेन टर्म, रेजिस्टेंस ऑफ मेन वाइंडिंग, देन आफ्टर टर्म्स टू बी यूज्ड इन रोटर डिजाइन। मतलब कि आपको सिर्फ इन सब के नाम लिखने हैं। ये भी आज का एक आपका वर्कशीट क्वेश्चन हुआ। देन आफ्टर इक्वेशन फॉर लेंथ ऑफ एयर गैप, एरिया फॉर रोटर बार, एरिया फॉर एंड रिंग और रोटर टीथ एंड रोटर कोर के इक्वेशन। तो ये सारे सिर्फ इक्वेशन लिखने हैं और उसके नोमेनक्लेचर, और इन सबको आप समराइज करोगे तो बन जाएगा आपका असाइनमेंट क्वेश्चन। क्लियर? तो ये आज का थोड़ा वर्क आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन सिर्फ इक्वेशन या फिर ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको सिर्फ समझने से आपको याद नहीं रहेंगे, तो एक बार शायद लिख लो तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन या फिर ये टर्म का जो वर्क है उसको थोड़ा एक्सटेंड किया है कि भाई ये सेपरेटली आप एक वर्कशीट क्वेश्चन के तौर पे भी लिखोगे, वही क्वेश्चन सारे आपके असाइनमेंट क्वेश्चन जो कि 7-7 मार्क के 2 क्वेश्चन आज कंप्लीट हुए। एक कंप्लीट हुआ जो भी स्टेटर डिवीजन का, सेकंड वन था रोटर डिवीजन का। तो ये दोनों भी आपको ऐसे रिप्रेजेंट करने हैं। क्लियर? ओके। सो अगर आपको आज के रोटर का इक्वेशन अभी आप कंप्लीट आज नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि अभी उसमें हम रेजिस्टेंस का जो भी पैरामीटर है वो आपको नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि आज करना है तो आप कर भी सकते हैं। क्लियर? ओके। सो इसके हिसाब से आप, अगर आपको कोई डाउट नहीं है, अगर है तो आप हमारे डाउट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या फिर हमें पर्सनली, या फिर आप हमें कांटेक्ट करके ये सारे आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसे पूछ सकते हैं। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय स्वामीनारायण।